केयर की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन के बारे में आज हम बात करेंगे। केयर गाइडलाइंस फॉर केस रिपोर्ट। ओके, अ स्ट्रक्चर गाइडलाइन। देखो यूएसए के भी कुछ ये है समथिंग लाइक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन ऑफ गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस ICHGCP, इनके जो डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की गाइडलाइंस, इनके भी गाइडलाइंस है केस स्टडी के बारे में। या इंडिया में अपने केयर के गाइडलाइंस है फॉर आयुर्वेदिक केस रिपोर्ट्स के लिए। तो वो गाइडलाइंस को मैं सामने रखते हुए आपको बताने जा रहा हूँ कि कई केस स्टडी के बारे में आपका प्राइमरी क्या गाइडलाइंस आपके दिमाग में होने चाहिए। पहले तो आपका ये होना चाहिए कि मैं ये इसको कौन से पेपर में प्रेजेंट करने वाला हूँ, कौन से रिसर्च आर्टिकल में मैं इसमें मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, वो पहला आप डिसाइड करो, क्योंकि हर एक जो रिसर्च के जो पेपर्स है उनका हर एक का गाइडलाइन अलग अलग होता है। अभी मोस्टली केस रिपोर्ट जो है, कोई लोग बोलते हैं कि 1000 वर्ड्स में आप टाइप करो, कोई बोलते हैं कि 1500 वर्ड्स में पूरा केस रिपोर्ट बना के दे दो। कोई लोग केस रिपोर्ट लेते ही नहीं, बिकॉज दे डोंट थिंक दैट इट इज वैल्यूएबल एज पर देयर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड क्लिनिकल केस रिपोर्ट्स। क्लिनिकल के केस रिपोर्ट से मतलब जहां पे वो किसी ड्रग के बारे में अगर संशोधन कर रहे हैं तो वो रैबिट के ऊपर, माइस के ऊपर उसका ट्रायल लेते हैं, 2 साल का, 3 साल का, उसके आउटकम वगैरह वगैरह, तो जिसमें से उनको कुछ मिलता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि केस रिपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो किसी के रिसर्च इंजन के ऊपर ये नहीं लेते हैं। कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग 3000 वर्ड तक भी मुभा देते हैं कि भाई आप खुले मन से लिखो। ठीक है, ये भी हो कुछ लोगों का। तो आप जिस इंजन में देने जा रहे हैं उसके पहले गाइडलाइंस पढ़ के लो। इंटरनेशनल जर्नल में दे रहे हो, या इंडियन में मेडिकल जर्नल में दे रहे हो, या वर्ल्ड जर्नल में दे रहे हो, या आयुष के कुछ जर्नल में दे रहे हो, जो भी जर्नल है उसमें जो आप दे रहे हो उसके गाइडलाइंस होते हैं। हर एक जर्नल के गाइडलाइन होते। पहला यह समझ के लो सबसे पहले। तो कोई लोगों को होता है कि भाई जो भी आप वर्ड, आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी के वर्ड जो भी आप राइट डाउन करेंगे वो सब इटैलिक में चाहिए। फॉन्ट साइज, उनका फॉन्ट साइज भी होता है, 12 का रहेगा। हाँ, फॉन्ट साइज रहेगा, टाइम्स रोमन का कुछ रहेगा, या कैथोलिक का रहेगा, या फिर उसके टाइटल का क्या साइज रहेगा, वर्ड्स के क्या टाइटल रहेगा। आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी आप जब यूज करोगे, आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी माने आयुर्वेदिक वर्ड्स, वात रक्त आयुर्वेदिक वर्ड है, आयुर्वेदिक वर्ड इटसेल्फ आयुर्वेदिक वर्ड। तो जो भी आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी के वर्ड आप यूज करेंगे वो इटैलिक में रहेंगे। ऐसे बहुत सारे गाइडलाइंस, रूल्स रहते हैं जर्नल के। या समझो आपको जर्नल में प्रेजेंट नहीं करना है, आप समझो किसी जगह पे जाके, जैसे मैंने मेरे स्टूडेंट्स को अभी 17 अगस्त को 2025 को बुलाया है कि भाई आप पीपीटी प्रेजेंट करो। तो पीपीटी भी जब आप प्रेजेंट करेंगे तो भी आपको यही गाइडलाइन फॉलो करना है। कम से कम 10 से 12 का स्लाइड्स होना चाहिए, कम से कम 10 से 12 का स्लाइड्स होना चाहिए, ज्यादा स्लाइड नहीं चाहिए। अगर आप पेपर बना रहे हैं तो कम से कम 3 या 4 पेपर चाहिए, 3 या 4 पेपर में, और ज्यादा से ज्यादा 2000 वर्ड्स में वो कंप्लीट होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2000 वर्ड्स। अगर आप पेपर में लिख रहे हैं, पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2000 वर्ड्स में कंप्लीट करो। तो उसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट कितना रहेगा, इंट्रोडक्शन कितना रहेगा, मेथड्स एंड मटेरियल कितना रहेगा, ऑब्जर्वेशन कितना रहेगा, रिजल्ट कितना रहेगा, कंक्लूजन कितना रहेगा, और लास्ट में रेफरेंसेस जो आपने लिया है। देखो, जो भी आप लिख रहे हो, समझो आपने इस पे ये ट्रीटमेंट देने की सोचा है, या आपका कुछ इंट्रोडक्शन है, तो जो भी आप रेफरेंसेस लेंगे, देखो पीपीटी हो, रिसर्च में, केस स्टडी में आपके मन का कुछ नहीं रहता है, सब कुछ जो रहता है वो रेफरेंस से रहता है।
समझे, किसी व्याधि के बारे में आप लिख रहे हैं और इंट्रोडक्शन में अगर आप उस व्याधि के बारे में पास्ट में क्या हुआ था, हिस्ट्री क्या थी उस व्याधि की, उसकी एपिडेमियोलॉजी क्या थी, कितने परसेंटेज में वर्ल्ड में, समझो डायबिटीज के बारे में आप लिख रहे हैं, प्रमेह के बारे में लिख रहे हैं, तो वर्ल्ड में डायबिटीज का क्या चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप कहां से तो लोगे कि नहीं? आप पबमेड से लोगे या गूगल स्कॉलर से लोगे, जहां से भी आप, जिस भी रिसर्च इंजन से वो डाटा आप लोगे उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। या आप जो स्टडी कर रहे हो उसके बारे में और भी किसी ने स्टडी किया है क्या? तो और भी अगर समझो 10-15 लोगों ने स्टडी उसके ऊपर किया है तो फिर आप भी उसी के ऊपर स्टडी करके कोई मतलब है क्या? मतलब जो द्रव्य, जो चिकित्सा आपने दी है, ऐसे ही चिकित्सा कम से कम 20 लोगों ने पहले दिया भी है, उन्होंने पेपर भी प्रेजेंट किया है, और आप फिर से वही, अगर उसी प्रकार की ट्रीटमेंट, उसी प्रकार की सोच से अगर आप केस स्टडी पेपर पब्लिश करना चाहते हैं तो उससे कोई आउटकम नहीं है। ये आउटकम माने क्या है कि भाई कुछ नया आप दे रहे हैं, कुछ नई सोच आप दे रहे हैं। भले समझो कुछ केस पेपर में कुछ रह गया होगा उनका एक्सप्लेन करने का, जैसे कि अभी किसी के केसेस में वात रक्त का समझो केस है, उसमें समझो उन्होंने ये दिया वो दिया, आउटकम निकाला, ऑब्जर्वेशन निकाला, रिजल्ट निकाला, लेकिन कौन से गुणों के वजह से, कौन से गुणों के ऊपर, कौन से गुण उसमें प्राइमरीली फोकस हुए, ट्रीटमेंट में कौन से गुणों की ट्रीटमेंट की गई, संप्राप्ति कैसे हुई, कैसे उन्होंने ट्रीटमेंट में संप्राप्ति भंग करके अवस्था को पहचान के और हर अवस्था में कैसे उन्होंने द्रव्यों को चेंज किया, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मेथड अगर आप रिसर्च मेथडोलॉजी में अगर आप लिखते हैं, जो बहुत सारे केस स्टडी में नहीं लिखा होता है, तो भी एक अच्छा इंपैक्ट गिरता है कि भाई सामने वाले को ये पता चलता है कि इनका ट्रीटमेंट में इनकी क्या सोच थी। ठीक है, तो केस रिपोर्टिंग करने में आपका क्वालिटी होना चाहिए, आपके केस में क्वालिटी होना चाहिए, रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए। कुछ नया आपने दिया, कुछ नई सोच आपने रखी, उसके बारे में होना चाहिए, और इथिकल होना चाहिए। बहुत सारे लोग का क्या होता है कि भाई किसी और पेपर में वही स्टडी हुआ है, ठीक है, फिर वही स्टडी मटेरियल को आपने लिया, तोड़ा मरोड़ा, थोड़ा सा डाटा ऊपर किया नीचे किया, फिर वो आपने राइट डाउन किया। इस प्रकार का मटेरियल को कॉपी पेस्ट करना गलत है। हाँ, उससे इंस्पायर होना अलग बात है, मतलब उससे आप इंस्पायर हुए, भले वो डिसीज वही हो, लेकिन उस पेपर से इंस्पायर होके अगर आप उसी व्याधि के ऊपर कुछ अलग सोच से अगर लिख रहे हैं, तो रेफरेंस में आपको उसका इंस्पायरेशन के आर्टिकल के बारे में लिखना चाहिए। यू शुड ऑलवेज गिव क्रेडिट्स टू द रेफरेंसेस। ओके, तो आगे बात करेंगे कि भाई टाइटल के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है? टाइटल। कि भाई टाइटल के पार्ट में, केस रिपोर्ट में, पहले तो आप ये समझ के लो कि आपका ये केस रिपोर्ट है, तो केस रिपोर्ट ये वर्ड उसमें होना बहुत जरूरी है। केस रिपोर्ट ये वर्ड होना बहुत जरूरी है। अभी इसमें मैंने मेरा एक इंटरनेशनली मैंने जो पेपर प्रेजेंट किया था, जिसमें क्या था, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ पुत्रग्नि योनि व्यापता, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ पुत्रग्नि योनि व्यापत विथ रिस्पेक्ट टू दशांग अगत, अ केस स्टडी, ये उसका टाइटल है। ये क्या है? उसका टाइटल है। तो अभी इसमें मोस्टली तो आप ये सोचो कि अभी मेरा इसमें दो पार्ट है कि भाई मैनेजमेंट हमने किया है पुत्रग्नि योनि व्यापत में, जिसके ऊपर लाखों रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं, हजारों रिसर्च पेपर पुत्रग्नि योनि व्यापत के ऊपर, पुत्रग्नि योनि व्यापत के ऊपर आयुर्वेदिक मैनेजमेंट लिखे हुए हैं। लेकिन दशांग अगत को लेके विषय चिकित्सा के बारे में सोचते हुए
पुत्रग्नि योनि व्यापत कैन बी कोरिलेटेड विथ हैबिचुअल एबॉर्शन, तो उसमें दशांग आगत का इस्तेमाल करते हुए हमने ये केस स्टडी प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये एक यूनिक टाइटल हो गया जो इससे पहले कभी हुआ नहीं था। ठीक है, तो अभी इसमें ये टाइटल होने के बाद अभी बहुत सारे कभी कभी क्या होता है, टाइटल बहुत बड़ा हो जाता है। ज्यादा बड़ा टाइटल नहीं चाहिए, शॉर्ट चाहिए, सिंपल चाहिए, सामने वाले को आपकी सोच के बारे में समझना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है जब भी आप किसी को अपना पेपर जो है, आर्टिकल है या पेपर है, जब आप प्रेजेंट करने जाते हैं तो पहले आपसे एब्स्ट्रैक्ट मांगता है। एब्स्ट्रैक्ट माने शॉर्ट में आपका स्टडी क्या है ये 200 वर्ड्स में लिख के भेजो। 200 वर्ड में लिख के भेजो कि भाई क्या आप क्या चाहते हो, क्योंकि उसके पास तो इतना पूरा समय नहीं होता है कि भाई वो ये पूरा रीड करे। वो रीड तभी करेगा क्योंकि उसका जो पेपर प्रेजेंट जो रिसर्च इंजिन है, ठीक है, वो पहले एब्स्ट्रैक्ट को देखेगा, समझेगा, हाँ इसमें कुछ है बात, तब वो आपको परमिट करेगा। हाँ अभी आप अपना पेपर हमारे जर्नल में अपलोड करो। ठीक है, तो जब आप जर्नल में उसको अपलोड करने के जाएंगे तो पहला वो आपको एब्स्ट्रैक्ट भेजना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट भेजने के बाद वो ये अप्रूव करते हैं, और अप्रूव होने के बाद वो आपको, या कभी कभी किसी जर्नल में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट और पूरा पेपर जो है अपलोड करना पड़ता है। फिर अपलोड करने के बाद वो क्यूरी निकालेंगे कि ये गलत है, वो गलत है, या वो डायरेक्टली डिक्लाइन कर देंगे, अप्रूव नहीं करेंगे। तो अप्रूव करने से पहले ही, या एब्स्ट्रैक्ट और पेपर उसमें अपलोड करने से पहले ही उनके गाइडलाइंस क्या है वो जर्नल के, उसमें आपको अपना पेपर बना के भेजना पड़ता है। ठीक है, अभी समझो मैंने आपको बुलाया है यहां पे, तो मैं मेरे स्टूडेंट से ये चाहता हूं कि जिन जिन लोगों को मैंने 17 अगस्त को केस स्टडी प्रेजेंट करने को मैंने जो बुलाया है यहां पे पुणे में 17 अगस्त को, तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग 200 वर्ड का एब्स्ट्रैक्ट भेजो। ये आपको एक्सपीरियंस होगा। देखो मैं आपको बताऊं क्या कि बाहर गांव के कंट्रीज में, यूएसए में, जापान में, या बहुत बाहर गांव की कंट्रीज में ये जितने भी केस स्टडी, जर्नल, पब्लिकेशन बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। लेकिन अपने भारत में हर एक वैद्य, कम से कम हर एक वैद्य ने, आयुर्वेदिक के बारे में बात कर रहा हूं, साल में कम से कम एक केस तो पब्लिश करना ही चाहिए। 365 डेज में क्या एक भी केस नहीं है क्या उसके पास, क्या उसने वो सक्सेसफुली ट्रीट की होगी ना, एक क्या हजारों होगी। तो उसमें से जो उसको सबसे बेहतरीन जो लगता है, उसका एक केस उसने हर साल एक अच्छे जर्नल में पब्लिश करना चाहिए। यह आपको आदत लगे, इससे आपको इंटरनेशनली भी नाम मिलता है, अक्लेम मिलता है, शाबाशी मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए जितने भी अभी 17 अगस्त को जो मेरे स्टूडेंट्स आने वाले हैं, मैं उन सभी से यह दरख्वास्त करता हूं कि आप क्या केस स्टडी, देखो आपको कोई मार्किंग या कोई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान में रखो, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि आपको 200 वर्ड में मुझे एब्स्ट्रैक्ट भेजना है कि सर व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का प्रेजेंटेशन करने का, लिखने का भी दो मेथड है। एक स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट होता है, एक नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट के बारे में मैं आपको ये मेरा ये बता देता हूं। देखो ये जो मैंने आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ पुत्रग्नि योनि व्यापक लिखा है, इसमें मैंने स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट में जो मेरा पूरा जो पेपर है, वो जो फॉर्मेट में मैंने लिखने वाला हूं, इंट्रोडक्शन, कीवर्ड्स, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, कंक्लूजन, हाँ,
उसी फॉर्मेट में मैं एब्स्ट्रैक्ट लिखूंगा कि सर मेरा इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में पहला तो मैं ये सोचूंगा कि भाई डायरेक्टली मेरा जो पुत्रग्नि योनि व्यापद है उसके बारे में लिखने से पहले मैं बताऊं कि बाबा पुत्रग्नि योनि व्यापद यानी मिसकैरेजेस जो है वो क्या है। मिसकैरेज इज अ पर्सनल एंड इमोशनल लॉस फॉर अ यंग कपल ट्राइंग टू स्टार्ट अ फैमिली। तो पहले हम उसके हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में लिखेंगे, और फिर ये इस रिसर्च स्टडी का जरूरत क्यों है, आप ये क्यों लिखना चाहते हो, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर आप उसमें लिखेंगे कि मेरे आपके पेशेंट के बारे में, पेशेंट के बारे में माने नाम नहीं लिखना है, पेशेंट को किसी भी पेशेंट का नाम आपको यहां पे लिखना नहीं होता है। एक अपन लिखेंगे भाई 24-year-old फीमेल पेशेंट है विद कंप्लेनिंग ऑफ इरेगुलर मेंसेस अलोंग विद द स्ट्रेस एंड फियर ऑफ प्रीवियस 2 abortions। ओके, ये आपने लिखा। फिर आपने रिजल्ट में लिखा आयुर्वेदिक रेमेडीज वेर यूज टू ट्रीट द पेशेंट फॉर 4 months। द केस स्टडी डिमॉन्स्ट्रेट द एफिकेसी ऑफ द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर पुत्रग्नि योनि व्यापद। ये डायरेक्टली आपने रिजल्ट लिखा, क्योंकि बाकी का जो ये वो आप पेपर में लिखेंगे। और फिर बाद में कंक्लूजन में आप लिखा कि इन दिस आर्टिकल केस हिस्ट्री ऑफ कामला 5 years बैक, 3 years बैक डेंगू फियर एंड हैबिट्स ऑफ ईटिंग विरुद्ध अन्न विथ रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस treated successfully with Ayurvedic medication like Raktapachak, Dashanga, Agad and Panchakarma treatment including Uttar Basti. Okay? So the outcome, patient delivered a full-term single live male baby vaginally on date on that time. No birth anomaly were detected and the selected treatment protocol being used. So in this short, what you want to tell, you have discussed. अब ये हुआ क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड। अभी नॉन स्ट्रक्चर में कैसा होता है कि समझो अभी एक और केस है जिसमें विटिलिगो के अपना श्वेत्र कुष्ठ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है, पहले तो वीडियो को इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। इसमें इन्होंने क्या लिखा है, अ स्किन रैश दैट समटाइम बिगिंस एज अ लार्ज स्पॉट ऑन द चेस्ट, एब्डोमेन, हैंड्स, बैक फॉलोड बाय। पहले लिखो कि ये डिसीज क्या है, 2-3 लाइन में ये डिसीज क्या है, एंड देन आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ टायरियासिस अल्बा सिद्ध कुष्ठ। ये एक केस स्टडी का रिपोर्ट है जो हमने आज के अपने लेक्चर में हमने लिया है। डॉक्टर गलावत प्रीति एंड कुमार पंकज हरियाणा, इनका हमने केस स्टडी का जस्ट फॉर द रेफरेंसेस हमने लिया है कि आपको समझ में आए कि भाई इन्होंने कैसे केस स्टडी लिखी है। अब इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन शो डिक्रीज मेलानिन प्रोडक्शन। ये पहला तो हमने इंटरनेशनली हिस्ट्री में ये डिसीज के बारे में क्या लिखा है, ये डिसीज के बारे में क्या लिखा है, उसका पूरा वर्ल्ड में उसका किस प्रकार से फैलाव है, और उसके बाद हम आएंगे अपने पेशेंट के पास कि भाई हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आया है, उसको हमने ये दिया है। ओके, दिस टाइप ऑफ थेरेपी आयुर्वेदिक पूरा नहीं लिखना है कि भाई हमने पंचकर्म, ओनली पंचकर्म लिखो कि पंचकर्म एंड मेडिसिनल थेरेपी हमने की, देन वी गॉट अ गुड रिजल्ट एंड इसके बारे में क्या कंक्लूजन आ सकता है कि कौन से दोषों के ऊपर आपको रिजल्ट मिला, कौन से। तो गिवन ट्रीटमेंट मेनली पैसिफाइज कफ अलोंग विथ वात दोषा। ये फाइनली कंक्लूजन आपने वास पे एब्स्ट्रैक्ट में लिख दिया। कीवर्ड्स क्या है, नो व्हाट इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स माने कुछ ऐसे आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी के वर्ड्स होते हैं जो किसी लोगों को पढ़ते पढ़ते, नॉन क्लिनिकल लोगों को पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आएंगे। तो उस कीवर्ड्स को आपको अल्फाबेटिकली लिखना है, यानी कि ए से स्टार्ट करके, ऐसा नहीं कि भाई जेड वाला वर्ड पहले लिया फिर पी लिया फिर टी लिया। अल्फाबेटिकली आपको उसको अरेंज करके उस कीवर्ड्स को लिखना है। अभी इन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने टायरियासिस अल्बा ए पहला आया, फिर सिद्ध कुष्ठ, फिर शोधना, फिर पंचकर्मा, ये कुछ टर्मिनोलॉजी उन्होंने लिखी है और ये सारे वर्ड्स इटैलिक में होंगे। अभी ये हर एक पद्धति के आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी हमेशा इटैलिक में लिखने की कोशिश किया करो, ठीक है। ये देखो एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखना है आपको, बैकग्राउंड,
बैकग्राउंड ऑफ दैट डिसीज। ओके, पहले 2-3 लाइन उसमें गए, फिर पेशेंट की ये इंफॉर्मेशन लिखो, उसका एज क्या है, हाँ, मतलब एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट इज अ कंडेंस्ड वर्जन ऑफ आर्टिकल, easier to summarize something once you know what you are talking about, and thus often it is written 250 words, और उससे भी कम मात्रा में आप एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। उसमें आपको क्या लिखना है, पहले बैकग्राउंड लिखो, पर्पज ऑफ दिस केस स्टडी, इस केस स्टडी का पर्पज क्या है, उस पर्पज को भी हाईलाइट करो। पेशेंट की इंफॉर्मेशन लिखो, एज क्या है, मेल है, फीमेल है, हाँ, उसको कोई हिस्ट्री है क्या, ये आपको लिखना है एक सिंपल लाइन में, ठीक है। फिर उसका आउटकम लिखो, क्या आउटकम आएगा, कंक्लूजन क्या आएगा, हाँ, और फिर आपको एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर में लिखना है कि अनस्ट्रक्चर में लिखना है, वो आप डिसाइड करो, ठीक है। अभी मेन पार्ट आता है इंट्रोडक्शन का। अभी आपने मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट भेजा, ठीक है, मैं एब्स्ट्रैक्ट को देख के बोला कि भाई कोई किसी को भी एब्स्ट्रैक्ट अपने, या आपने किसी जर्नल को एब्स्ट्रैक्ट भेजा, तो वो पढ़ने के बाद वो जर्नल वाले ने आपको बोला चलो ओके, ठीक है। उसके बाद आपको उस जर्नल की गाइडलाइंस मालूम हो गई, उसके रूल्स मालूम हो गए। ये रूल्स पहले पढ़ के लेना बहुत जरूरी है कोई किसी भी जर्नल में अपलोड करने से पहले, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इंट्रोडक्शन वगैरह आपका फॉर्मेट उसके रूल्स के हिसाब से, उस गाइडलाइन के हिसाब से लिखना शुरू करना है, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर ऑफ केस स्टडी कैसा रहेगा, पहले तो हमने क्या लिखा, टाइटल, फिर हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट, फिर इंट्रोडक्शन, फिर ऑब्जेक्टिव, पेशेंट इंफॉर्मेशन, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, एक्नॉलेजमेंट। आपने आपका आर्टिकल में जिनका आपने नाम लिखा है, मतलब को ऑथर, ऑथर को छोड़ के, को ऑथर और ऑथर को छोड़ के भी आपको किसी ने मदद किया होगा इस स्टडी में, आप उनको भी नाम लेके थैंक्स बोल सकते हैं। रेफरेंसेस लिखो। अभी रेफरेंसेस लिखने का भी एक पैटर्न है, रेफरेंसेस लिखने का भी एक पैटर्न है कि भाई पहले पेज से जो आपने जहां जहां पे आपको लगा है कि ये लाइन जो है, ये जो इंफॉर्मेशन डाटा है, ये मैंने किसी और जर्नल से या वेब पेज से या पबमेड से या जहां से भी मैंने लिया है, उसका मेरे को यहां पे रेफरेंस देना, तो उसको एक हाईलाइट करके 1 नंबर आप अगर वहां पे दे देते हैं हाईलाइनर, हाँ, तो वो जो 1 नंबर आपने जो दिया है वहां पे स्टार्टिंग से ही ना, स्टार्टिंग से पहले डिसाइड करो कि हाईलाइनर का आप कैसे देने वाले हो, पहले उसके नंबरिंग स्टार्ट टू एंड डिसाइड करो। बहुत बार क्या होता है, नीचे का जो 1 नंबर है, जो आपने 1 नंबर का रेफरेंस नीचे जो दिया है, वो किसी और जगह पे है, स्टार्टिंग से नहीं है वो। बहुत बार क्या होता है, जो आप रेफरेंसेस दे रहे हैं ना, रेफरेंस के लिस्ट में जो नीचे 1 नंबर का जो रेफरेंस है, दैट शुड बी ऑन द टॉप, ऊपर से नीचे आना चाहिए। तो जो मार्किंग आपने ऊपर से नीचे की है, पहले मार्किंग करवा के ले लो कि भाई कहां कहां पे आपको रेफरेंस देना है। ज्यादा भी रेफरेंस नहीं चाहिए, जहां पे बहुत जरूरत है कम से कम एक 6-7 रेफरेंसेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर बहुत ही जरूरत है भाई कुछ इसको रेफरेंस देना जरूरी है, तो आप रेफरेंसेस बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेफरेंसेस शुड बी न्यूमरोलॉजिकली के लिए ऊपर से नीचे स्ट्रेट होने चाहिए, मतलब जो 2 नंबर आपने लिखा है उसी 2 नंबर पे वो रेफरेंसेस मिलना चाहिए। ये तो 2 नंबर लिखा है और नीचे का 2 नंबर का रेफरेंस अलग ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में, और उसके बाद हम बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ केस रिपोर्ट,
क्या? टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, पेशेंट इंफॉर्मेशन, रिजल्ट, कंक्लूजन, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, रेफरेंसेस, टेबल्स एंड फिगर्स, और सम स्क्रीनशॉट और सम इमेजेस यू वांट टू अपलोड, कि भाई पहले हमने ये उसके सीरम क्रिएटिनिन के या मिस कैरेज के कुछ रिपोर्ट्स थे, या क्रिएटिनिन के कुछ रिपोर्ट्स थे, और आफ्टर द ट्रीटमेंट द रिपोर्ट्स क्या है। ओके, वहां पे भी आप पेशेंट का नाम इंक्लोज नहीं करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, पेशेंट का कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। पेशेंट का कंसेंट, क्योंकि भाई मैं तेरा केस को यहां पे अपलोड करने जा रहा हूं, इस रिसर्च जर्नल में मैं अपलोड करने जा रहा हूं, आई नीड योर कंसेंट। अगर वो खुश है करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर उसको बता के अगर आपने ये सब चीजें की तो कोई गुस्सेल आदमी निकलेगा तो वो और मेडिकल प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल केस होते हैं, कोई ना नहीं कहता, लेकिन यू शुड डोंट उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, उसको ऐसा ये मत करो, उससे पहले कंसर्न लो कि भाई मैं इस जगह पे ऐसा ऐसा कंसर्न, उससे साइन ले लो। अगर कभी कभी कोई जर्नल आपसे केस पेशेंट का कंसेंट भी मांगते हैं तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो अभी बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। टाइटल हो गया, टाइटल आपने बहुत सोच समझ के डाला, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत एब्स्ट्रैक्ट का ही 2-3 पहले जो लाइन होती है उसमें भी हमने इंट्रोडक्शन डाला ही था, इसमें भी वैसे ही स्टार्ट होगा कि भाई क्या क्यों जरूरत है। इसके इंट्रोडक्शन में आपका मोटो ऑफ लाइन, मोटो ऑफ लिटरेचर, मोटो ऑफ राइटिंग ये होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं आप ये। बहुत बार इंट्रोडक्शन इतना बड़ा हो जाता है, 2-2, 3-3 पेजेस का, कि भाई इसका ये हिस्ट्री था, फिर ये उसका रिसर्च हो चुका है। ये सारे रिसर्च लोगों को हर जगह पे मिलेंगे, आप क्या करने वाले हो। जो पहले हुआ है वो एक 4-5 लाइन में, एक पैरा में आप लिखने की कोशिश करो, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड ओवरव्यू ऑफ प्रीवियस रिसर्च। कि भाई ये जो अल्बा का जो डिसीज है, कुष्ठ जो है, ठीक है, इस कुष्ठ में या इस हैबिचुअल एबॉर्शन में या इस वात रक्त के डिसीज में ये रिसर्च हो चुके हैं। लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर ये रिसर्च जो करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं और इसमें आपने अलग क्या किया है, वो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। सो इसमें आप क्या लिखेंगे, ब्रीफली समराइज द बैकग्राउंड, कंटेस्ट, एपिडेमियोलॉजिकली पूरे वर्ल्ड में ये कितना स्प्रेड हुआ है, इसके बारे में जागरूकता कितनी बढ़नी चाहिए, ये सब बातें आपको उसमें राइट डाउन करनी है। तो उसका परसेंटेज वाइज, या किसी ने उसका वर्ल्ड में कितनी मात्रा में परसेंटेज में वो फैल रहा है, उसके परसेंटेज निकाले होंगे। इंडिया में वो कितनी मात्रा में बढ़ रहा है, कौन से ईयर में उसका रिसर्च हुआ था इंडिया में, कि इंडिया में 24%, 50%, 56% जो कैंसर रहेगा, कि इंडिया में जो कैंसर स्प्रेड हो रहा है और ऑल ओवर द इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो कैंसर स्प्रेड हो रहा है, उसका कुछ एक रैशनल रहेगा, उस रैशनल को लिखो, ठीक है, 2-4 लाइन में या एक पैराग्राफ में। उसके बाद गैप्स इन रिसर्च, मतलब बहुत सारा रिसर्च अब तक हुआ, लेकिन इसके बाद आप जो टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो या आप जो केस स्टडी कर रहे हो, ये अभी तक नहीं हुआ, इतना गैप हुआ है इसमें, कोई इसके ऊपर देख नहीं रहा है। ओके, तो इसलिए आपने ये टॉपिक चीज किया है। इंट्रोडक्शन में आप क्या बोल रहे हैं, आप ये टॉपिक क्यों आपने सिलेक्ट किया है, इसके कारण, और आगे जाके इस टॉपिक्स में क्या बढ़ोतरी हो सकती है और कौन कौन से
फील्ड्स में आपके रिसर्च से फायदा होगा, ये आप ऑब्जर्वेशन अपना इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है। इसमें आप आयुर्वेदिक रेफरेंसेस दे सकते हैं, उसी रेफरेंसेस को आपको नीचे, अभी बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग कुछ श्लोक्स भी डालते हैं, मत डालो। आप किसी को पढ़ा नहीं रहे हो, आप उसको समझा रहे हो, यू आर मेकिंग अंडरस्टैंड देम। रेफरेंसेस उस नीचे लिख दो ना, उसको अगर जरूरत लेगा तो वो उसको ढूंढेगा और उसमें से निकालेगा। देखिएगा, समझ में आया? अभी पेशेंट की इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हैं, अभी पेशेंट की इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या लिखना है। अभी आप पहला 2 पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का हो जाने के बाद 3rd पैराग्राफ में आप पेशेंट की इंफॉर्मेशन या उसको एक अलग चैप्टर बना दो, मतलब मेथड्स, रिसर्च एंड मेथड्स। अभी देखो, इधर एक वात रक्त की केस है, ठीक है। इधर हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वात रक्त। इट इज कॉज्ड बाय विटिएशन ऑफ वात दोषा रक्त धातु। ओके, देयर आर अवस्था ऑफ वात रक्त, उत्तान वात रक्त एंड गंभीर वात रक्त। इधर हमने रेफरेंस दिया है, रेफरेंस अपने यहां पे दिया है। नाउ हियर अगेन वात रक्त अवस्था एंड गुना के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया है कि उसकी अवस्था में कौन कौन से गुणों की वृद्धि होती है। हाँ, अब उसके बाद हमने स्टार्ट किया प्रेजेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेशेंट। इंट्रोडक्शन हो गया, हमने प्रेजेंट कंप्लेंट शुरू किया। यही बात इंट्रोडक्शन में इन्होंने देखिए, टेरियासिस अल्बा में उन्होंने लिखा है कि कॉमन बिनाइन स्किन डिसऑर्डर प्रिडोमिनेटली इन चिल्ड्रन, एडल्ट्स में लिखा है, और वो वर्ल्ड वाइड 3 to 16 ईयर 90% ऑफ ऑकरिंग इन चिल्ड्रन यंगर देन 12। अभी उन्होंने वर्ल्ड वाइड का भी लिखा है। उसके बाद अभी उन्होंने इस डिसीज के बारे में लिखा है कि डिसीज क्या है। इट इज वेरी सिमिलर टू सिद्धम कुष्ठ, मेंशन इन आचार्य सुश्रुता इन आयुर्वेदा। सिद्धम कुष्ठ इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बस मिजरेबल त्वक विकार, इसके बारे में भी हमने उन्होंने लिखा। अभी उन्होंने डायरेक्टली मटेरियल और मेथड में आए। अभी मटेरियल और मेथड में उन्होंने अपना केस डाल दिया, ये लिखा। तो वो टॉपिक किस में आया? मटेरियल और मेथड्स में। क्या लिखा उन्होंने? अ फीमेल पेशेंट फ्रॉम सोनीपत हरियाणा एट द एज ऑफ 24 ईयर कंसल्टेड आवर कॉलेज। उन्होंने वो पार्ट लिखना शुरू किया। यहाँ पे भी हमने वात रक्त में हमने क्या किया? अ 52 ईयर ओल्ड इंडियन मैरिड फीमेल कंसल्टेड इन सुलभा श्री साईनाथ आयुर्वेद पंचकर्म क्लिनिक रावेत पुणे, कंप्लेन ऑफ ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग पेन इन बोथ लोअर लिम्स। ठीक है, यही आई कार्ड प्रेजेंटेशन में हमने क्या किया? एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इंट्रोडक्शन में भी हो गया। अभी यहां पे हमने डायरेक्टली केस रिपोर्ट डाल दिया। ठीक है, केस रिपोर्ट में क्या लिखा हमने? 24 ईयर ओल्ड इंडियन मैरिड फीमेल कंसल्टेड इन सुलभा श्री साईनाथ आयुर्वेद पंचकर्म क्लिनिक रावेत पुणे। डेट लिखा, हिस्ट्री ऑफ कामला 5 years बैक, डेंगू फीवर 3 years बैक इन February 2015। कब हुआ, एज क्या है, कौन से टाइम में हुआ, ये सब मैच होना मांगता है। मतलब हिस्ट्री आपने डाली 2015 की और आपने ट्रीटमेंट दिया 2012 में, ऐसे नहीं होना मांगता है। अगर 15 साल 2015 में उसकी हिस्ट्री है तो आपकी ट्रीटमेंट 2021 में अगर कम से कम होनी चाहिए ना। आप 5 साल पहले बोल रहे हैं ना, तो उसमें आपने लिखा है कि उसका विरुद्धान्न डेली ईटिंग ऑफ टी एंड व्हीट रोटी, मिल्क एंड सॉल्ट। G1 miscarriage happened in 2015 July in 7 week. G2 baby died in April 2017 9 month with spontaneous labor. Married 4 year back. ये होगी उसकी जानकारी। ओके, अभी इसके बाद आयुर्वेदिक डिटेल्स लिखो। मैंने अभी आप उसका एग्जामिनेशन कर रहे हो। हाँ, अभी इसी केसेस में इन्होंने बहुत सुंदर इन्वेस्टिगेशन लिखा है। देखिए, फिजिकल एग्जामिनेशन देखिए, इन्होंने लिखा है फिजिकल आयुर्वेदिक फिजिकल एग्जामिनेशन उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? अभी उसमें अष्टविध परीक्षण है, तो उन्होंने एक शॉर्ट में लिखा है प्रकृति क्या है, आहार शक्ति क्या है, मध्यम है, व्यायाम शक्ति क्या है, संवहन क्या है, दोष क्या है, धातु क्या है, स्रोत क्या है, स्रोत दृष्टि क्या है, ये उनको फाइंड आउट मिला है शॉर्ट में। अभी पूरा केस पेपर नहीं डाला है उन्होंने, जो उनको मिला है जो उन्होंने वो लिखा है। अभी इधर वात रक्त के केस में या
वात रक्त के केस में हमने क्या किया है, हमने हर एक लिखा है, मतलब रस धातु में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वात, पित्त, कफ, निद्रा, मल, मूत्र, स्वेद, प्रकृति, अवस्था, यह हमने एक चार्ट बनाया, टेबल बनाया। इस टेबल में हमने लिखा रस में जीवा निरा में, रक्त में कंडुता है, मांस में पिंडिकोदष्टन शूल है, मेद में नॉर्मल मूत्र प्रवृत्ति, अस्थि में शब्द गामित्वम है। जिसमें प्रॉब्लम मिला है वही लिखा है, जिसमें नहीं मिला वो नहीं लिखा, जो हमको फोकस करना है। ठीक है, निद्रा अल्पता है, मल में अनियमितता है, मूत्र में सम्यकता है, स्वेद में अति स्वेद है, प्रकृति पित्त प्रधान वात है, अवस्था वात पित्त है, शया अवस्था है। यह हो गया हमारा आयुर्वेदिक एग्जामिनेशन। ठीक है, यह हो गया हमारा आयुर्वेदिक एग्जामिनेशन। अभी उसके बाद सर ने, इन लोगों ने क्या किया है, डायरेक्टली शमन चिकित्सा का एक चार्ट किया है, शोधन चिकित्सा का एक चार्ट किया है। शमन चिकित्सा का, अब इसका क्या है, जितने भी आप टेबल डाल रहे हो उन टेबल के नंबरिंग सही तरीके से होने चाहिए, क्योंकि अपलोड जब आप करेंगे तब आप अपलोड के टाइम में भी कोई कोई लोग बोलते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट मैसेज में आपका पीडीएफ डालो, जो टेबल्स है वो अलग से डालो। तो अलग से आप टेबल अगर डाल रहे हो तो जब आप पेपर प्रेजेंट करते हो तो उसमें सिर्फ टेबल नंबर लिखो, उधर आपको अलाउड नहीं किया है तो टेबल नंबर 1 यहां पे आएगा, टेबल नंबर 2 यहां पे आएगा, टेबल नंबर 3 यहां पे आएगा। या कोई कोई लोग बोलते हैं ऐसे कि ऐसे ही डाल दो, हर एक का गाइडलाइन अलग अलग होता है। कभी कभी आप कुछ इमेजेस डाल रहे हो, थोड़ा सा मतलब उसका पहला वाला समझो वात रक्त की केस है, वात रक्त के केस में मैंने उसके पाव की जो इमेज है, पहले वाले पाव की इमेज में जो टेढ़ा हुआ था और 6 महीने 8 महीने के बाद की जो ट्रीटमेंट में जो पाव थोड़ा सीधा हो गया था, उसकी हमने इमेजेस डाली है पहले में और बाद में। ठीक है, तो ये शमन औषध है। अभी हमने वात रक्त में क्या लिखा है, डायग्नोस्टिक फोकस एंड असेसमेंट में ट्रीटमेंट लिखा है। टेबल नंबर 3 में हमने लिखा है महायोगराज गुग्गुलवट्टी 250 मिलीग्राम, उसके डोज भी लिखो 250 मिलीग्राम, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। ठीक है, समझो अभी 500 मिलीग्राम की एक गोली है, तो एक गोली सुबह 1 गोली शाम को, खाने के बाद आफ्टर फूड विथ वार्म वाटर एंड फॉर हाउ मेनी डेज। ये सब लिखो ठीक से, कितना दिन आपने दिया, कितनी मात्रा में दिया, उसका अनुपान क्या था, यह आपको लिखना है। ठीक है, आप क्या लिख रहे हैं, आप मेथड्स लिख रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशनल, आपका एग्जामिनेशन मेथड लिख रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट का मेथड आप लिख रहे हैं, फिर आपने उसको लेपम दिया। अभी ये सब लघु सुशेखर, अस्थि पोषक वटी, रासना सप्तक कषाय, ये सब नाम क्या है, आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है। ये सभी आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी के वर्ड इटैलिक में आएंगे। ये किस में आएंगे, इटैलिक में आएंगे। अभी कुछ वर्ड जो ऐसे होते हैं कि जो समझने में अगर किसी को प्रॉब्लम होता है, कुछ हर्ब्स के नाम होंगे तो उसका लैटिन नेम लिखो वहां पे, कि सामने वाले को वो समझ में आए कि भाई ये क्या है। जैसे अभी इधर लेपम में हमने कोकोनट पाउडर लिया है, घी लिया है, व्हीट ग्रेन पाउडर लिया है, शतावरी 10 ग्राम लिया है। अभी अगर व्हीट ग्रेन, कोकोनट पाउडर, ये सब जो लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन किसी को शतावरी क्या है ये मालूम नहीं रहेगा, तो शतावरी रूट्स उसके बाद में काउंस करके उसका लैटिन नेम अगर लिखते तो भी चलता है, कि सामने वाले को यह समझ में आए कि क्या है ये, और इसको कौन से टाइम में लगाना है, मॉर्निंग में लगाना है ये लेप को, इवनिंग में लगाना है, किस प्रकार से लगाना है, डेली लगाना है कि 10 दिन के लिए दे देना है, ये भी आपको लिखना है। ये टाइम ऑफ प्रोटोकॉल कि आपने क्या किया है ये आपको समझना चाहिए। उसके बाद आपने अग्निकर्म किया, वात रक्त की केस में अग्निकर्म आपने 11वें दिन किया, 11th और 13th डे रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 15 डेज लीच थेरेपी डन अफेक्टेड एरिया, हर 15-15 दिन में उस अफेक्टेड एरिया में वात रक्त के मैंने लीच थेरेपी की। फिर मैंने उसको ऑन द डे ऑफ 15th, ट्रीटमेंट 1 तारीख को समझो चालू हो गई, 15 तारीख के बाद से हमने उसको बस्ती ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। बस्ती में हमने उसको तिक्तशीर बस्ती और मुस्तादी यापन बस्ती दिया, ये हमने दिया। अभी वो देने के बाद उस मुस्तादी यापन बस्ती के कंटेंट क्या है, उस तिक्तशीर बस्ती के कंटेंट क्या है, वो भी आपको लिख के देना पड़ेगा। समझ में आया? और इस प्रकार से ये पंचकर्म ट्रीटमेंट
अब फिर पंचकर्म में बस्ती मतलब ये एक नॉर्मल टेबल हो गया कि इसमें हमने ये दवाई दी 10 दिन के लिए, उसके बाद हमने पंचकर्म किया, पंचकर्म में हमने ये किया, लीच लगाया, अग्निकर्म किया, पंचकर्म किया, और उसके बाद हमने उसको रसायन दिया, दीपन, पाचन, शोधन, रसायन। ये दिस इज अ लाइन, ये हो गया अलग टेबल। पहला टेबल क्या था? आयुर्वेदिक एग्जामिनेशन का। दूसरा टेबल क्या था? द प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट। और तीसरा टेबल क्या है? द डिटेल ट्रीटमेंट टेबल, जिसमें हम हर एक वर्ड, मतलब स्नेहन में कौन सा तेल यूज किया, बला तेल यूज किया, नाड़ी स्वेदन में हमने क्या दवाई डाली, या तिक्त शिर बस्ती में हमने क्या दवाई डाली। अभी हर बार हम तिक्त शिर बस्ती दे रहे तो बार बार वही लिखने का नहीं, सेम। ठीक है, तो एक मुस्तादी यापन का और 11 दिन 12 दिन जो हमने बस्ती दिया उसका एक चार्ट बनाया। ठीक है, अब ये हो गया हमने ट्रीटमेंट क्या दिया। अब उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने पहले भी बोला कि ऑब्जर्वेशन को आपको ग्रेड में लिखना है। ये ग्रेड मॉडरेट, हाई, लो इसमें लिखो, या अभी ये इन लोगों ने इन्होंने क्या किया है देखो, इन्होंने भी उसी प्रकार से विरेचन कर्म में क्या दिया, कब दिया, कितनी मात्रा में दिया, ये लिखा। पंचकर्म में वमन में पहले दिन कितना घी दिया, दूसरे दिन कितना दिया, चौथे दिन कितना दिया, पांचवें दिन कितना दिया, वमन क्या दिया, वमन में क्या दवाई यूज की, ये सब लिखा। अभी आया है ग्रेडिंग पैरामीटर्स। क्या? ग्रेडिंग पैरामीटर। अभी हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम बस्ती में क्या करते हैं, स्वेलिंग लिखते हैं, उसको 3 पैरामीटर्स करते हैं। पेन लिखते हैं, पेन को भी 3 पैरामीटर्स में लिखते हैं, क्योंकि हमको भी तो समझ में आए कि भाई पहले उसको वो कैसा था और अभी वो कैसा है। कंडू, अभी इन्होंने क्या किया है, कंडुता, श्वित्रता, नंबर ऑफ पैचेस। हाँ, तो नंबर ऑफ, इन्होंने ग्रेडिंग कैसे की है? 0 नो ईचिंग कंडू, 0 नो ईचिंग, 1 माइल्ड ईचिंग, 2 मॉडरेट ईचिंग, 3 सीवियर ईचिंग। तो आफ्टर द ट्रीटमेंट उसको सीवियर ईचिंग है या नो ईचिंग है, आपको सिर्फ उसको वो ये लिखना है ऑब्जर्वेशन टेबल में। ऑब्जर्वेशन पहले तो आपने ग्रेडिंग लिखा कि 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। हाँ, और फिर ये होने के बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट में आपको क्या लिखना है? कंडुता, आपने क्या क्या लिखा था? कंडू 0 1 2 3 था। बिफोर कितना था पहला वो लिखो, बिफोर 3 था, मैक्सिमम था। श्वेत वर्ण 4 था, वो भी मैक्सिमम था। नंबर ऑफ लेशन 4 थे, वो भी मैक्सिमम थे। डायमीटर ऑफ लेशन 3 थे। आफ्टर द ट्रीटमेंट कंडू 0, श्वेत वर्ण 0, नंबर ऑफ लेशन 0, डायमीटर ऑफ लेशन डिक्रीजिंग 11 to 9। दिस इज द रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन टेबल। ये क्या आया? रिजल्ट आया। ऑब्जर्वेशन में आपने क्या लिखा? हाउ यू आर ग्रेडिंग, हाउ यू आर ग्रेडिंग। हमने क्या किया था वात रक्त में? हमने प्लस माइनस साइन लिखे थे। हमने क्या लिखा था? दीपन पाचन में हमने पेन इंटेंसिटी बिफोर 5+, पेन इंटेंसिटी आफ्टर द ट्रीटमेंट 4+, आफ्टर द पंचकर्मा, ओके, आफ्टर दीपन पाचना, मतलब हर ट्रीटमेंट के बाद पेन इंटेंसिटी के बारे में हमने लिखा। दीपन पाचन के बाद पेन इंटेंसिटी जो 5+ थी वो 4+ में आई। अग्निकर्म के पहले पेन इंटेंसिटी जो 4+ थी वो आफ्टर अग्निकर्म 3+ हो गई। रक्त मोक्षण के टाइम, मतलब पहले हमने दीपन पाचन दिया, फिर अग्निकर्म किया, फिर रक्त मोक्षण किया। रक्त मोक्षण के टाइम में पेन इंटेंसिटी 3+ था, वो आफ्टर द पंच रक्त मोक्षण वो 2+ हो गया। ओके, जस्ट हमने बस्ती कर्म और परिषेक जब हमने स्टार्ट किया वात रक्त में, तब पेन इंटेंसिटी 2+ थी, वो आफ्टर बस्ती एंड परिषेक कर्म 1+ हो गई। ठीक है, तो हमने ग्रेडिंग 5 से लेके 1 तक की है। 5 इज मैक्सिमम और 1 लास्ट में 0। अभी अग्निकर्म बाद में हमने फिर से अग्निकर्म और रक्त मोक्षण किया,
बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्रॉनिकल डिसीज वी नीड कंटिन्यू रक्तमोक्षण अग्निकर्म। तो फिर हमने 1 महीने के बाद उसको अग्निकर्म रक्तमोक्षण किया, तब पेन इंटेंसिटी जो प्लस थी +1 वो 0 हो गई। उसके बाद वीकली हमने उसको बस्ती दिए, देयर इज नो पेन इंटेंसिटी, 0 पेन इंटेंसिटी। इन दिस वे वी हैव ग्रेडेड। अगेन मॉडर्न के कुछ रिपोर्ट्स को भी हमने अटैच किया। कैसे कि बिफोर द ट्रीटमेंट यूरिक एसिड वाज 6.2 mg per dl एंड आफ्टर द 4 month ट्रीटमेंट यूरिक एसिड वाज 3.2 mg per dl। ये भी हम रिपोर्ट्स के साथ में, ये हम कहा रखेंगे, ऑब्जर्वेशन जो टेबल है उसमें आपको लिखना है, जिससे आप रिजल्ट में भी यही पार्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट और डिस्कशन में, अभी रिजल्ट के बाद आएगा, ये आ गया रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन में क्या आता है कि आपने ग्रेडिंग किया है कि इस प्रकार से हम ग्रेडिंग करेंगे, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। रिजल्ट क्या, व्हाट इज आउटकम, रिजल्ट क्या, व्हाट इज आउटकम, वो आउटकम आपने लिखा। बिफोर ये था, आफ्टर ये था, ये ग्रेडिंग के साथ में हमने ये ग्रेडिंग से आउटकम निकाला। समझ में आया? ठीक है, अभी आता है डिस्कशन ऑन रिजल्ट। किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आप? रिजल्ट के ऊपर। अभी क्या समझो, ये कुष्ठ का पेशेंट है, क्या कुष्ठ का पेशेंट है, इसके ऊपर द मेन ट्रीटमेंट प्रोसीजर इन दिस केस ऑफ मेन ट्रीटमेंट प्रोसीजर अडॉप्टेड हियर वाज वमन विरेचन कर्म, आयुर्वेदा एम्फेसिस ऑन रूट कॉज, वमन कर्म विरेचन कर्म आर एडवाइज। ओके, व्हाई वी डू वमन, बिकॉज अवस्था वाज अ कफा, व्हाई वी डू विरेचना, because alongside the kapha there is also pitta dosha symptoms are there, so we go for a virechana. Okay, so you have to explain the result, you have to explain the treatment protocol in discussion. रिजल्ट बहुत छोटा है, ये था, ये हुआ, बस। डिस्कशन ऑन योर रिजल्ट, ऑन व्हाट बेसिस यू आर गोइंग टू टेल देम कि भाई कैसे हुआ ये वात रक्त में, आपने उसको विरेचन दिया, पहले दीपन पाचन दिया, हाउ दीपन पाचन वर्क्स, हाउ शोधना वर्क्स, विच दोषा इम्प्लीफाइसेस, विच दोषा डिमिनिशेस, हाउ बस्ती इज वर्क, ऑन विच गुना बस्ती वर्क, व्हाई यू गिव रक्तमोक्षण, why you give agni karma, how raktamokshan release the pitta dosha, increase pitta dosha, then how you give rasayan, why you give rasayan, on this point wise, deepan pachan, I'm talking about vat rakta case, deepan pachan, shodhan, raktamokshan, agni karma, rasayan, in this point wise discuss, but not too much discussion is required. Okay, so ये हो जाने के बाद आप फिर आएंगे कंक्लूजन के ऊपर। बहुत बार लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि कंक्लूजन में वो रिजल्ट ही लिखते हैं कि ये ऐसा हुआ और ये ऐसा हुआ। अरे तो आपने लिखा है ना रिजल्ट में। बहुत बार फिर कंक्लूजन में डिस्कशन के ही पार्ट लिखते हैं ना। आपको क्या बताने का था शुरुआत में? आपको क्या बताने का था कि वात रक्त के केस में आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी की ट्रीटमेंट से ये हो सकता है, ये हो सकता है, राइट? आप प्रूव नहीं कर सकते। यू कांट बी यूज द वर्ड प्रूव। By the treatment of this method, by overall treatment of this method, it can be say that by the Ayurvedic terminology of method of this treatment, we can successfully treat Vat Rakta cases on this अवस्था. That's it. Here आप रिजल्ट के बारे में लिखेंगे क्या? ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखेंगे क्या? डिस्कशन के बारे में लिखेंगे क्या? नहीं, इट्स अ कंक्लूजन, 2 line statement of conclusion. But you are not going to prove anything.
ये प्रूव नहीं कर सकते आप। एक केसेस के ऊपर कैसे प्रूव करेंगे? समझ में आया? उसके बाद आएगा रेफरेंसेस। रेफरेंसेस आपको जैसे मैंने कहा है ग्रेडिंग के हिसाब से, जो नीचे नंबर 1 लिखा है वही ऊपर सबसे ऊपर नंबर 1 चाहिए। ओके, तो ऊपर से 1 2 3 4 5 जैसा रेफरेंसेस है वैसा ही आपको लिखना है। एक्नॉलेजमेंट, जिन जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है उन सबका एक्नॉलेजमेंट लिखो, नाम लिखो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप गाइडलाइंस में लिख सकते हैं। क्लिनिकल कैसे मैंने कहा कि भाई जैसा आप मतलब अष्टविध परीक्षण का हमने एक चार्ट बनाया। हाँ, फिर से एक बार रिव्यू करते हैं कि क्या क्या हुआ था। ओके, पहले क्या टाइटल, फिर एब्स्ट्रैक्ट, फिर इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन में उस डिसीज के हिस्ट्री के बारे में, एपिडेमियोलॉजी के बारे में, क्या क्या हो रहा है वर्ल्ड में, फिर आज क्या हो रहा है और आप क्यों इसको चूज कर रहे हो, वाई नीड ऑफ दिस टाइटल। ओके, देन गो फॉर योर मेथड्स। मेथड में उसका पेशेंट के बारे में डिटेल में लिखो। फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन लिखो, आयुर्वेदिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि यूर आयुर्वेदिक के केस रिपोर्ट। फिर उसमें अष्टविध परीक्षण लिखा, दर्शन लिखा, त्रिविध परीक्षण से आपने लिखा। हाँ, उसके पूरा लिखते नहीं तो उसके चार्ट बना दो, बस हो गया। उसके बाद मॉडर्न के भी अगर आपको डालने होंगे तो एक चार्ट में लिख दो, सीबीसी कितना है, एचबी कितना है, क्रिएटिनिन कितना है। पूरा रिपोर्ट मत लिखो, जो हाईलाइटेड है वो लिखो। ठीक है, टाइमलाइन। अभी डायग्नोसिस जो है, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस आपका क्या था आफ्टर द ट्रीटमेंट, सॉरी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आपने क्या डायग्नोसिस किया था वो भी आप लिखो। फिर वो पेशेंट कितनी बार आया, जैसे मैंने चार्ट में लिखा, पहले 10 दिन मैंने ये दिया, फिर 15वां दिन से मैंने अग्निकर्म किया, फिर रक्तमोक्षण किया, फिर बस्ती किया, उसके टाइमलाइन लिखो। वो टाइमलाइन मैच होने मांगते हैं, समझा? ठीक है, फिर उसमें आपको अगर डिस्कशन में अगर आपको लगता है कि मैंने किस प्रकार से मैंने ये ट्रीटमेंट किया है, दीपन पाचन कैसे काम करेगा, संप्राप्ति भंग, रक्तमोक्षण किस प्रकार से संप्राप्ति को भंग करेगा, अग्निकर्म किस प्रकार से संप्राप्ति को भंग कर रहा है, ये लिखो आप। ये जो डिस्कशन है, ये जो पार्ट है वो किधर आएगा? डिस्कशन में आएगा। ठीक है, और फिर थेरेपेटिक जो मैंने कहा, अनुपान क्या क्या दिया है, किस प्रकार से दिया है, टाइमलाइन लिखो, पंचकर्म का टाइप लिखो, उसका अनुपान लिखो, पथ्य अपत्य लिखो। हाँ, ये सब आएगा उसमें। फॉलोअप आप कब कब आया फॉलोअप, ये सब एक चार्ट में ही आपने लिख दिया था, क्योंकि अपने पास सिर्फ 4 पेज है या पीपीडी में सिर्फ 12 पेजेस है, उसमें आपको लिखना है। डिस्कशन के फिर ये हो गया ऑब्जर्वेशन टेबल, फिर आएगा रिजल्ट। रिजल्ट में ये पहले था, ये आफ्टर था। ये पहले वाली ग्रेडिंग है, पहले वाली ग्रेडिंग में उसको इतना इतना प्रॉब्लम था, 5555 प्लस था पेन, और आफ्टर की ग्रेडिंग में 0 हो गया। ये आ गया रिजल्ट। रिजल्ट में ज्यादा बात नहीं करने का। फिर आता है डिस्कशन। डिस्कशन में आप इंटरप्रिटेशन करो रिजल्ट का, डिस्कशन में पूरा इंटरप्रिटेशन करो रिजल्ट का, विथ रेफरेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, हाईलाइट द केसेस, मेंशन द चैलेंजेस, मेंशन द लिमिटेशंस, सब लिखो। ओके, एंड देन पेशेंट पर्सपेक्टिव से अगर उसका कोई फीडबैक फॉर्म है, पेशेंट ने उसका खुद का कुछ फीडबैक का फॉर्म अगर दिया, वो भी अपलोड करो। मतलब भले आप उसके बिफोर आफ्टर के रिपोर्ट्स लिख रहे हो, उसमें भी बहुत सारे इसमें अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, रिपोर्ट्स मॉर्क भी हो सकते हैं, रिपोर्ट्स को बनाए जा सकते हैं, लेकिन पेशेंट का जो खुद का साइन किया हुआ, नाम लिख के किया हुआ उसका जो कंसेंट फॉर्म है, भले आप उसका नाम हाईलाइट मत करो, लेकिन उसकी साइन है या कुछ भी पार्ट है वो हाईलाइट मत करो, लेकिन उसका एक उसने खुद की हाथों से लिखा हुआ एक फीडबैक फॉर्म आप डाल सकते हैं। किसके लिए? दूसरे पेशेंट को इंकरेज करने के लिए, दूसरे रिसर्चर्स को इंकरेज करने के लिए।
इन्फॉर्म कंसेंट भी डालो, ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। रेफरेंसेस, अभी रेफरेंसेस लिखने के भी कुछ टाइप्स होते हैं। वैंकोवर टाइप्स है, एपीए स्टाइल है। वैंकोवर स्टाइल में पहले उस ऑथर का पहले सरनेम आता है कैपिटल वर्ड में, फिर सरनेम के बाद उसके बुक का नाम आता है, फिर उसके एडिशन का नाम आता है, उसमें कॉमा कहाँ देना है, फिर वो एडिशन के बाद में उसके पेज नंबर आते हैं, उसका वॉल्यूम नंबर आता है, उसके एडिशन कहाँ पब्लिशर्स का नाम आता है, हाँ? उसके बाद आता है पेज नंबर लास्ट में। पेज नंबर लिखने की भी स्टाइल है, P.G.107 पेज नंबर है। समझो रेफरेंसेस आपके 107, 108, 109 पेज में भी है, तो आप 107 107-109 लिखो, लास्ट में डॉट दो। ये सब मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑफ वैंकोवर है, वैंकोवर स्टाइल के हैं। एपीए स्टाइल का कुछ अलग होती है, संहिता के नाम, आर्टिकल के नाम, रिसर्च। अभी किसी किसी का हम जो आपको ने रिसर्च आर्टिकल आपने देखा है, जैसे आज हमने इन हरियाणा वालों का हमने लिया है, तो इनका जो रिसर्च का जो रेफरेंसेस है, रेफरेंस नंबर है, हर एक आर्टिकल का आईओए नंबर होता है। आईओए रिसर्च वेबसाइट्स होती है, वो पूरा का पूरा वहां डाल देने का मतलब, अगर किसी ने उसको क्लिक किया तो डायरेक्टली वो पेज ओपन हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा मैंने क्या बोला, 3 से 7 रेफरेंसेस, ज्यादा रेफरेंसेस की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप, और मेरे इस लेक्चर में अगर कुछ बातें कम ज्यादा हो सकती है, कुछ बातें गलत भी हो सकती है, फ्लो ऑफ द मूड में अगर कुछ निकल जाता भी है, तो भी आप केयर की चेकलिस्ट को ध्यान से देखिए। CARE, केयर की जो चेकलिस्ट बिफोर सबमिशन, यूज चेकलिस्ट ऑफ केयर, इंश्योर एवरी आइटम इज एड्रेस्ड, मेंटेन द कंसिस्टेंसी, क्लियरिटी एंड इथिकल राइटिंग। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप जो हमारे स्टूडेंट्स है जो 17 अगस्त को लेक्चर देने को आने वाले हैं, वो इस पद्धति से कोशिश करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे कि पहला तो आप एब्स्ट्रैक्ट को भेजो। आप किसके ऊपर केस स्टडी करेंगे, केस स्टडी रिपोर्ट डालने वाले किस व्याधि के ऊपर, वो एब्स्ट्रैक्ट भेजो। और आपके पास 1 महीना है, 1 नहीं 1.5 महीना है, 1.5 महीना है उस केस स्टडी को बनाने के लिए, उसके रेफरेंस को ढूंढने के लिए। और मैंने आज आपको केयर के लिस्ट भी मैंने दो पीपीटी मैंने आज आपको डाली है, उसको ध्यान से दो। गलती हो गई तो भी चलेगा, गलती होनी ही चाहिए, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है? गलती होगी, होने दो, लेकिन आप कोशिश करो। 10 से 12 मैक्सिमम 12 पीपीटी में या मैक्सिमम 3 पेज में आपका केस पेपर रेडी होना चाहिए, ठीक है? हम टाइम्स रोमन में लिखेंगे, जो भी आपको लिखना है टाइम्स रोमन में लिखेंगे। टाइटल साइज 14 में रहेगा और वर्ड की सब की स्टाइल जो नाम है वो 12 में रहेगा। हर आयुर्वेदिक वर्ड आप इटैलिक में लिखेंगे। हर वर्ड में जो स्पेस है, हर लाइन में जो स्पेस है वो कम से कम 1.5 इतना उसका स्पेस रहेगा, ठीक है? ये सब सेटिंग वर्ड में होती है। अगर आप पीपीटी बनाते हैं तो उसका जो वर्ड का जो ये है वो अराउंड 28 to 32 वर्ड का साइज होना होता है पीपीटी में। पीपीटी का वर्ड का साइज 28 to 32 में होना चाहिए। पीपीटी बनाने के टाइम पहला जो आपका जो पीपीटी का पेज है, इसके ऊपर आपका नाम, 6th रोग निदान एंड चिकित्सा वर्कशॉप 1 ईयर प्रोग्राम, ओके? और उसके जो फॉन्ट जो फुटर है, उस फुटर पे आपका नाम चाहिए, डेट चाहिए। नाम और डेट माने वो हर स्लाइड्स के ऊपर आपका नाम आएगा, हर स्लाइड्स के ऊपर आपका नाम आएगा। और शॉर्ट में आपके टाइटल का नाम, आपका नाम और डेट, ये फुटर पे चाहिए।
जो हर स्लाइड में घूमेगा। स्लाइड बहुत ऐसा गिचमिड में नहीं चाहिए, हाँ, एकदम सिंपल बनाओ। टेबल डालना है तो टेबल डालो, आपको इंफॉर्मेशन डालनी है इंफॉर्मेशन डालो। अभी वह पेपर में जो आप कंसाइज में लिखा था, पेपर से भी शॉर्ट फॉर्म में आपको पीपीटी में लिखना है। हर एक पेज में, मतलब पहली पीपीटी आपका पहला पीपीटी पेज आपका ये रहेगा, नाम वगैरह रहेगा। दूसरे में एब्स्ट्रैक्ट, तीसरे में इंट्रोडक्शन। एब्स्ट्रैक्ट भी मत डालो, एब्स्ट्रैक्ट मेरे पास आ चुका है, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो। इंट्रोडक्शन 1 या 2 पीपीटी, 3 नंबर की पीपीटी या 4 नंबर की पीपीटी में क्या आएगा? मेथड्स। क्या आएगा? मेथड्स। मेथड्स में आपके केस के नाम के बारे में आएगा, क्या केस है। 5 नंबर की पीपीटी में आयुर्वेदिक एग्जामिनेशन, किस प्रकार से आपने वो टेबल डाल दो। 6 नंबर की पीपीटी में वही आयुर्वेदिक एग्जामिनेशन में कुछ बचा होगा तो उसमें डालो, नहीं तो ग्रेडिंग डालो। अब क्या देखने वाले हो? पेन, स्वेलिंग, शोथ, जो भी आप क्या देखने वाले हो वो डालो। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर में लिखो रिजल्ट, क्या रिजल्ट आया। 8 नंबर पे लिखो डिस्कशन। डिस्कशन को मांगता तो दो पीपीटी लो, 8 नंबर और 9 नंबर। 10 नंबर पे आया कंक्लूजन, 11 नंबर पे आया रेफरेंस, 12 नंबर पे रेफरेंसेज एंड एक्नॉलेजमेंट, इसी एक ही में डाल दो। 12 नंबर पे आया थैंक यू। ठीक है, तो अभी कोई डाउट नहीं होना मांगता है, ठीक है। गीतू, निधि, योगेश, अच्छा, बाकी के लोग तो